नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक श्रृंखला शुरू करने वाले हैं, लास्ट 3 ईयर पेपर सोल्यूशन का। जी हाँ, लास्ट 3 ईयर पेपर यानी पिछले 3 साल का मैं आपको पेपर का सोल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर आपको मैं करवाने वाला हूँ। और आप लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल सपोर्ट करना है। क्या करना है बेटा? सपोर्ट करना है। और आपको मैं इसका जो पीडीएफ है, मैं आपको इसका पीडीएफ है, आपको मिल जाएगा कहाँ पे? एसकेएम स्टडी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। साथ ही साथ एसकेएम स्टडी ऐप है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, तो जाकर एसकेएम स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको महाभारत बैच का एक सेक्शन दिखाई देगा। वहां पे लास्ट 3 ईयर पेपर का पूरा पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। किसी भी प्रकार से की कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अच्छा, कितने बजे मिलेगा सर? ये जो लास्ट 3 ईयर पेपर का सीरीज है, ये कितने बजे मिलेगा? तो आपको प्रत्येक दिन सुबह 6 AM पर आपको प्रतिदिन आपको लास्ट 3 ईयर पेपर का सोल्यूशन मिलने वाला है। तो ये हमारा जो सेट रहने वाला है, सेट 1 है। मैं आपको पूरा पूरा पहले आपके 2026 के जितने भी सेट है मैं करवा दूंगा। ये हमारा सेट 1 है। और उसके बाद हम 2025 का देख लेंगे, फिर 2024 का देख लेंगे। तो सभी हम लोग पिछले 3 साल का देख लेंगे, चाहे आपका हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, आपका बायोलॉजी का हो, सभी का हम आपको करवा देंगे। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको केवल सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। अगर आप लास्ट 3 ईयर के पेपर पढ़ लेते हैं तो उतने में आपका काम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं बोर्ड में 95 लाना ना, तो लास्ट 3 ईयर का पढ़ लीजिए ना, बहुत है उतना। पूर्णांक आपका 70 नंबर का मिलेगा, पास होने के लिए 23 नंबर चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ लास्ट 3 ईयर अगर आप कर लेते हैं तो आप ये 70 में 65 नंबर कहीं नहीं गया है, प्लस ही आएगा। समय बोर्ड में आपको बेटा 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। प्रारंभ जो 15 मिनट में लेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे? निर्धारित रहेंगे। सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य रहेगा और आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की जो पुष्टि है वो नामांकित रेखा चित्रों के द्वारा आपको करना रहेगा। प्रत्येक प्रश्न की निर्धारित अंक उसके आपके सम्मुख दिए रहेंगे, सामने दिए रहेंगे। जैसे कि वो 1 नंबर का है या 2 नंबर का है, कितने नंबर का है, वो पूरा दिया रहेगा। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना रहेगा। पहला ये प्रश्न जो है यहाँ पे दिया है। अच्छा, ये आपका बहुविकल्पी रहेगा। बहुविकल्पी जो रहेगा आपका 4 अंकों का आने वाला है, 4 अंकों का। और आप कर लेंगे, सिंपल ही आता है, रिपीटेड होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे सबसे सिंपल है, अभी मैंने आपको पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन मैंने पढ़ाया है। आज शाम को ही मैंने पढ़ाया था, जाके आप देख लीजिए, क्लास प्ले लिस्ट मिल जाएगा, पूरा पूरा नोट्स भी मैंने दिया है। पुष्पी पादपों में कौन सा अंग या पुष्पों में कौन सा अंग स्त्री यानी कि मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? तो सिंपल सी बात है बेटा, परागकोश, सॉरी, जो जायांग होता है यह स्त्री जनतंत्र का काम करता है। जायांग, जायांग में कौन कौन आता है? जैसे वर्तिका आती है, वर्तिकाग्र आता है और अंडाशय आता है। वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय। बाकी पुमंग, टेपीटम, परागकोश, ये सभी किसका? नर भाग का काम करते हैं, नर भाग का काम करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुष्प की विशेषता कीट परागण हेतु? अच्छा, कीटों के लिए क्या चाहिए? कीट कब आकर्षित होंगे? कहीं ना कहीं वो रंगीन होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, तभी तो कीट आएंगे। अगर रंगीन नहीं है, आकर्षक नहीं है, तो कीट कहाँ से आएंगे? अरे सर, नहीं आएंगे। अगला यहाँ पे बेटा तीसरा वाला है। तीसरा वाला क्या है यहाँ पे? तीसरा वाला यहाँ पे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने कितने वर्षों तक उद्यान मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किए थे? 5, 2, 7 या फिर 11? तो याद रखना, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने 7 वर्षों तक अपने उद्यान मटर पर उन्होंने प्रयोग किए थे। अच्छा, उन्होंने 7 विप्रियासी लक्षण भी दिए थे। कितने? 7 विप्रियासी लक्षण भी दिए थे, ये भी पॉइंट में याद कर लेना। अगला यहाँ पे आपका है, दांत कोशिका अरक्तता रोग किस उत्परिवर्तन का उदाहरण है? 1 नंबर का पेपर में आया था, बहुत बढ़िया, मैंने आपको पढ़ाया भी था, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे थे। बिंदु उत्परिवर्तन का क्या है? उदाहरण है। उसके बाद आपके अतिलघुत्तरी आएंगे, एक एक नंबर के, एक एक नंबर के। एक बात हमेशा बेटा याद रखना, छापने के लिए तो बहुत कुछ छाप सकते हैं, लेकिन 3 घंटे ही समय मिलते हैं, 3 घंटे ही समय मिलते हैं। और आप सिलेक्टेड टॉपिक लिख कर आना, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी लिख के चले आए। क्या यहाँ पे मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के द्वारा होता है? जो मलेरिया रोग का संचरण होता है, जो मलेरिया रोग का बेटा क्या संचरण होता है, वो किस जीव के द्वारा होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से
जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होता है वो हमारे शरीर में घुस जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मलेरिया रोग फैल जाती है। अगला यहाँ पे है बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी। अच्छा, होता क्या है, किसी भी एरोबिक, किसी भी ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं उसको पूर्णतः डिकम्पोजिशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, और वो भी एरोबिक क्रिया के लिए, उसे ही बीओडी कहा जाता है। इसमें दो बीओडी होते हैं, एक सीबीओडी होता है जिसको हम लोग कार्बोजेनियस बीओडी बोलते हैं, एक नाइट्रोजेनियस बीओडी कहते हैं जो कि एनबीओडी होता है। तो बीओडी दो प्रकार के होते हैं, एक एनबीओडी होता है और एक आपका सीबीओडी होता है। जो सीबीओडी होता है यह शुरू में सीबीओडी होता है जो कि कार्बोजेनियस कंटेंट के द्वारा होता है, और एनबीओडी जो होता है वो 5 से 6 दिन बाद प्रारंभ होती है। अगला यहाँ पे है सभोजिता का एक उदाहरण दीजिए। सभोजिता क्या होता है, तो सभोजिता का उदाहरण, जैसे आम के पेड़ पर रहने वाला आर्किड का पौधा एक सभोजिता का उदाहरण है। इसमें आर्किड को सहारा मिलता है लेकिन आम के पेड़ को न तो फायदा होता है न ही नुकसान होता है, उसे सभोजिता कहा जाता है। अगला है घ वाला प्रश्न, वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो जो वंशागति का क्रोमोसोमल बोल दे या क्रोमोसोम बोल दे, तो वो दिए थे सटन और बाबेरी नामक दो वैज्ञानिकों ने वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है किसी एक पारजीवी, यहाँ पे जीवी रहेगा, जीवी नहीं है, जंतु यानी ट्रांसजेनिक एनिमल का नाम लिखिए। तो पारजीवी जंतु में जो होता है रोजी होता है और एक रोजी गाय, ये हमारा क्या है, ट्रांसजेनिक जंतु है। और एक डॉली भेड़ भी होती है बेटा, डॉली भेड़ स्पेशल नाम बेटा, डॉली भेड़ जो होती है यह पारजीवी जंतु का क्या होती है, उदाहरण होती है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक एक नंबर का आपके बोर्ड में आया हुआ, सॉरी 2 नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या यहाँ पे पीड़क प्रतिरोधी पौधा क्या है, उदाहरण सहित आपको देना है। वे पौधे जो या जिन्हें अनुवांशिक रूप से इस तरह तैयार किया जाता है कि उन पर कीड़ों का असर ना हो, उन पर किसी भी प्रकार से बेटा कीड़ों का मतलब असर नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं आपका क्या, पीड़क प्रतिरोधी पौधा। जैसे कि बीटी जो कपास होता है ये हमारा एक पीड़क प्रतिरोधी पौधे का उदाहरण है। इसमें एक ऐसा जिन डाला जाता है जो कीटों के लिए जहर का काम करता है, मतलब पौधे में ही एक ऐसे जिन का प्रवेश करा दिया जाए जब उसको कीट खाएं तो खा के मर जाएं, ठीक है ना। उसके बाद अगला यहाँ पे खवाला है, वाह्य परजीवी क्या है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। 2 नंबर का बेटा बोर्ड में आया हुआ है। तो यह डीएनए के टुकड़ों को उनके आकार के आधार पर अलग करने की तकनीकी जो होती है उसे हम लोग वाह्य परजीवी कहा जाता है। क्या कहते हैं, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, इसको हम सही करवा देंगे, इसको आप मत करिएगा, ये यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है, इसको हम अभी जब आपको देंगे तो वहां पे करवा देंगे, इसको आप देख लीजिएगा वाह्य परजीवी क्या होता है, ठीक ना। ये यहाँ पे आंसर गलत है उसका। यहाँ पे अगला, यहाँ पे किन्हीं दो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों का नाम लिखिए। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीव जैसे राइजोबियम होता है और एनाबिना जो होता है, हमारे दो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है ना। अगला यहाँ पे नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए किन्हीं दो परियोजनाओं के नाम। तो याद कर लीजिए कि जब जो नदियां हैं उनमें प्रदूषित हो रही हैं, उनको बचाने के लिए ऐसी कौन कौन सी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। गंगा एक्शन प्लान है और यमुना एक्शन प्लान है। सोचिए आपके सिलेबस में आया नहीं, बट बोर्ड जो है आपसे पूछना चाहता है अगला यहाँ पे जल विद्युत संचलन क्या होता है समझाइए। तो ये 2026 में आए हुए प्रश्न है, ये देख लेते हैं। तो यह डीएनए के टुकड़ों को उनके आकार के अनुसार अलग करने की क्या होती है, एक टेक्नोलॉजी है, तकनीकी होती है। चूंकि डीएनए ऋणात्मक होता है तो इसे इलेक्ट्रिक करंट की मदद से एगारोज जेल पर धनात्मक सिरों की ओर दौड़ाया जाता है, जिससे छोटे छोटे टुकड़ों में होकर वो तेजी से भागते रहते हैं। अगला यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न आपका आया था, 3-3 नंबर के ये बोर्ड में बेटा आए हुए थे, ठीक है ना। अच्छा, इसका जो पीडीएफ चाहिए तो महाभारत बैच में है, महाभारत बैच में पूरा पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो आपको वहां से आसानी होगी प्रिंट आउट करके पढ़ने के लिए, या फिर जैसा भी आप चाहते हैं तो आप प्रिंट करके वहां से पढ़ भी सकते हैं। तो महाभारत बैच जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। यस केमिस्ट्री ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और महाभारत बैच ज्वाइन कर लीजिए, लास्ट 3 ईयर के पूरा पेपर वहां पे मिल जाएंगे पीडीएफ के साथ। पारिस्थितिक पिरामिड का संक्षेप में आपको वर्णन करना है।
चलिए कर लेते हैं। किसी पारितंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों जैसे उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता के बीच संख्या, जीवभार या ऊर्जा के संबंध को आरेखीय रूप में दर्शाना क्या कहलाता है बेटा? पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। यानी कोई भी पारितंत्र है, उसमें विभिन्न प्रकार के पोषण स्तर होते हैं, जैसे कि कुछ उत्पादक होते हैं जो भोजन को बनाते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता जो उस भोजन को खाते हैं, फिर जो भोजन को खा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका घास है, तो घास उत्पादक के रूप में आ जाएगा। अब उस घास को कौन खा रहा है? खरगोश खा रहा है। खरगोश को कौन खा रहा है बेटा? शेर। तो शेर क्या हो जाएगा? द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। और इन्हीं के बीच संख्या, जीव भार और ऊर्जा के रूप में जो हम लोग संबंध दर्शाते हैं, उसे आरेखीय रूप में दर्शाते हैं, उसे हम लोग पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। अच्छा, ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है संख्या का पिरामिड, दूसरा होता है बेटा जीव भार का पिरामिड, तीसरा होता है ऊर्जा का पिरामिड। अच्छा, संख्या का पिरामिड क्या होता है? ये विभिन्न स्तरों पर जीवों की कुल संख्या को दर्शाता है, संख्या का पिरामिड होता है। जीव भार का पिरामिड यह प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवित पदार्थों के कुल सूक्ष्म भार को दर्शाता है। ऊर्जा का पिरामिड यह ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है और सदैव सीधा होता है, क्योंकि ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने पर कम हो जाती है। अगला यहाँ पे पेपर में आया हुआ था, अपघटन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब अपघटन प्रक्रिया क्या होता है आपको समझाना था। 3 नंबर का बेटा पेपर में आया हुआ था। तो जटिल कार्बनिक पदार्थों जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशोष को सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल अकार्बनिक तत्वों जैसे CO2, जल और पोषक तत्व को तोड़ने की क्रिया को बेटा अपघटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपघटन कहते हैं। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे खंडन होता है। खंडन में क्या होता है? जैसे कि हमारे केचुए जैसे जीव मृत अवशेषों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती हैं। फिर निक्षालन होता है, लीचिंग जिसको बोलते हैं, जल में घुलनशील पोषक तत्व मिट्टी के निचले स्तरों में चले जाते हैं, जिसे निक्षालन कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। उनका अपचयन होता है, यानी कैटाबॉलिज्म होता है। जीवाणु और कवक एंजाइमों द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं, जिसे अपचयन कहती हैं। और फिर ह्यूमिफिकेशन होता है, जिसे गहरे रंग के पदार्थ ह्यूमस का निर्माण करते हैं, और फिर उनका खनिजीकरण होता है, यानी ह्यूमस से पोषक तत्वों का मुक्त होना होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, कृत्रिम वीर्य सेचन यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है? तकनीकी का आपको महत्व बताना है कि कृत्रिम वीर्य सेचन होता क्या है। तो कुछ नहीं है कृत्रिम वीर्य सेचन में, आप आराम से अपने मन से लिख दीजिएगा कि इस तकनीकी में उत्तम नस्ल के स्वस्थ नर जैसे सांड का वीर्य एकत्रित करके उसे वैज्ञानिक विधियों द्वारा सुरक्षित रखा जाता है और आवश्यकता अनुसार मादा के जनन मार्ग में प्रविष्ट कराया जाता है, उसे कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं। अच्छा, इसका महत्व क्या क्या है? इसको क्यों हम लोग यूज करते हैं? तो सबसे पहले नस्ल सुधार के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं, यानी कि इसके द्वारा स्थानीय गायों भैंसों को विदेशी या उन्नत नस्लों के वीर्य से गर्भित कर अच्छी नस्ल के संतान प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। बीमारियों से बचाव के लिए, जैसे नर और मादा के बीच सीधे संपर्क को रोकता है, जिससे जैसे कि जो हमारी बीमारियां हैं उनका खतरा कम हो सके। ये बहुत ही किफायती होते हैं, यानी कि एक उत्तम नर के वीर से हजारों मादाओं को गर्भित किया जा सकता है और वीर को कई वर्षों तक तरल नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा भी जा सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है आपके बोर्ड में, हार्डी बेनबर्ग का सिद्धांत का वर्णन कीजिए कि हार्डी बेनबर्ग का सिद्धांत क्या होता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि विकासवादी कारक जैसे उत्परिवर्तन, चयन, प्रवास कार्य न कर रहे हो, तो ऐसी एक बड़ी जनसंख्या में एलील आवृत्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर बनी रहती हैं। इसे अनुवांशिक संतुलन भी कहा जाता है। अगला यहाँ पे बेटा लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके आए हुए थे 3-3 नंबर के। पहला प्रश्न है, अंतरण आरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए या फिर टीआरएनए पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। ठीक ना, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर दिया है। मान लीजिए अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आपको कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। तो टीआरएनए को हम लोग अडेप्टर अणु भी कहते हैं, यानी कि मतलब जो अडेप्टर अणु या फिर आप एडाप्टर भी बोल सकते हैं। टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए को, या फिर हिंदी में अंतरण आरएनए को एडाप्टर आरएनए भी कहा जाता है। यह प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करता है? निभाता है। इसकी संरचना देखें तो इसकी संरचना क्लोवर लीफ के समान दिखाई देती है, एक पत्ती होती है उसके समान दिखाई देती है। इसमें एक एंटीकोडॉन लूप होता है जो एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए को के कोडान को पढ़ता है, और एक एमिनो एसिड ग्राही शिला होता है जो अमीनो एसिड से जाकर जुड़ता है। इसका कार्य क्या होता है, यानी कि ये किसमें हेल्प करता है? इसका मुख्य कार्य कोशिका द्रव्य से
विशिष्ट अमीनो एसिड को चुनकर उन्हें राइबोसोम तक पहुंचाना होता है ताकि एमआरएनए को कोड के अनुसार प्रोटीन की श्रृंखला बन सके और अनुवांशिक कूट को पढ़ने और उसे अमीनो एसिड की भाषा में बदलने का काम करता है। अगला बेटा ख वाला प्रश्न है, पूरा जीवी प्रमाण का उदाहरण आपको सहित वर्णन करना है, मतलब कि पूरा जीवी के जो प्रमाण के उदाहरण क्या क्या है बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे यहाँ पे, पृथ्वी पर परतों में दबे हुए प्राचीन जीवों के अवशेषों या चिन्हों को जीवाश्म कहते हैं, यानी कि फॉइल्स कहते हैं। आई थिंक जो सोनभद्र में वो फाइल्स वो भी खुला हुआ है, वहां पे पार्क भी है, ठीक ना, जीवाश्म पार्क सोनभद्र में, मिर्जापुर सोनभद्र। आप लोग किसी से है, आप लोग किस किस जिले से है, कमेंट बॉक्स मेंशन कर देना। और इनके अध्ययन से मिलने वाले प्रमाणों को पुराजीवी प्रमाण भी कहा जाता है। इनके क्या क्या महत्व है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो जीवाश्म यह दर्शाते हैं कि प्राचीन काल के जीव आधुनिक जीवों से भिन्न थे और समय के साथ उनमें क्रमिक विकास हुआ है। इससे विलुप्त हो चुकी जातियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए आर्कियो 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 एक सेकंड, हाँ चलेगा, यहाँ पे है आर्कियो प्लेट रिक्स होता है, ठीक है ना, आर्कियो प्लेटलिक्स एक उदाहरण का, मतलब कि आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, का जीवाश्म एक प्रसिद्ध उदाहरण है। इसमें पक्षियों के समान पंख होते हैं और सरीसृप के समान दांत व लंबी पूंछ पाई जाती है। यह इस बात का प्रमाण है कि पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। किससे हुआ है? सरीसृपों से हुआ है। अगला है बहुभ्रूणता। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में मैंने आज ही आपको पढ़ाया हुआ है, कल शाम को मैंने वन शॉट में देखिए वो चीज आया हुआ है, 3 नंबर का आया हुआ है। तो एक बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होने की प्रक्रिया को बेटा क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। इसकी खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सन 1719 ईस्वी में संतरों के बीजों में किया था। इस अच्छा, ऐसा क्या कारण होता है जिसके कारण बहुभ्रूणता होती है? तो यह तब होता है जब बीजांड एक से अधिक भ्रूणकोष हो या भ्रूणकोष की अन्य कोशिकाएं भी भ्रूणकोष का निर्माण करने लगे। जैसे उदाहरण के लिए नींबू हो जाएगा, संतरा हो जाएगा, आम हो जाएगा, इत्यादि जितने भी पौधे होते हैं उसमें बहुभ्रूणता होता है। बाकी मैंने ऐसे लिख दिया है, अगर आपको समझना है तो समझ के लिख सकते हैं। अगला यहाँ पे है, मानव में शुक्रजन नलिकाओं के आरेखी काट का चित्र बनाना। एक्चुअली मैं यहाँ पे लगाया था, वो डिलीट हो गया है। कोई ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आएगा तो टेलीग्राम पे मैं आपको इसका जो पीडीएफ है भेज दूंगा, जाके वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा ना चित्र। तो इसमें मुख्य भाग होते हैं, जैसे शुक्रजन होती है, नलिका होती है, सबसे बाहरी परत कोशिकाएं जो विभाजित होकर शुक्राणु बनाती है। दूसरा होती है सर्टोली कोशिका, या लंबी पिरामिड जैसी कोशिका होती है जो विकसित हो रहे शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम कौन करता है? तो बेटा याद रखना, वो करती है सर्टोली कोशिका करती है। अगला होता है प्राथमिक और द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं। ये अर्धसूत्री विभाजन के विभिन्न चरणों में मौजूद कोशिकाएं होती हैं। अगला है शुक्राणु, तो यह नलिका के केंद्र में मौजूद परिपक्व शुक्राणु होता है। और पांचवा होती है बेटा लीडिंग कोशिकाएं, यह नलिकाओं के बीच के स्थान में मौजूद कोशिकाओं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण करती हैं। उसके बाद बेटा लघुत्तरी प्रश्न है जो कि आपका आया था, 3-3 नंबर का भी आया था, ठीक है ना। पहला क्या है यहाँ पे, एलर्जी क्या होता है, उदाहरण सहित आपको बेटा समझाना था। एलर्जी क्या होता है, उदाहरण सहित समझाना था। चलिए देख लेते एलर्जी क्या होता है। पर्यावरण में मौजूद कुछ बाहरी पदार्थों के प्रति हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र की अतिसंवेदनशील अनुक्रिया को एलर्जी कहते हैं। जिन पदार्थों के कारण एलर्जी होती है उसे एलर्जेन कहा जाता है। इसकी प्रक्रिया की बात करें, मतलब कैसे होती है, तो जब एलर्जेन शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर में आईजीई प्रकार की प्रतिरक्षी बनता है जो मास्ट कोशिकाओं से हिस्टेमिन तथा सेरोटोनिन जैसे रसायनों का क्या करता है, स्राव करता है। उदाहरण के लिए किससे होता है, जैसे धूल के कण होता है, पराग कणों के द्वारा होता है, पालतू जानवरों की रूसी और कुछ विशेष दवाओं के द्वारा हमें एलर्जी हो जाती है। इसके लक्षण जैसे छींक का आना, आंखों से पानी बहना, नाक का बहना, जो त्वचा होती है उस पर चकत्ते पड़ जाना इत्यादि इसके उदाहरण है। मैंने आज ही पढ़ाया आपको वन शॉट में, देखिए आभासी फल कहते हैं ना, रिपीटेड है यार, ज्यादा कुछ नहीं आता। आभासी फल क्या होता है, सचित्र वर्णन कीजिए। समांतर फल का निर्माण केवल अंडाशय से होता है, लेकिन जब फल के बनने में अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन भी भाग लेते हैं तो उसे आभासी फल या असत्य फल
या फाल्स फल कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, नाशपाती हो गई, काजू हो गई इत्यादि इसके फल हैं। ठीक है ना? सेब का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे सेब में 5 भाग जो हम खाते हैं वो वास्तव में अंडाशय नहीं बल्कि एक क्या होता है, पुष्पासन होता है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है बेटा, डाउन सिंड्रोम भर भर के आता है पेपर में, भर भर के आता है। डाउन सिंड्रोम के लक्षण का उदाहरण लिखिए बेटा। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? तो डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार होता है जो 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होता है। इसमें व्यक्ति के पास 46 के बजाय 47 गुणसूत्र हो जाते हैं और इसके मुख्य लक्षण होते हैं जैसे शरीर की बनावट, छोटा कद और छोटा मतलब कि आदमी होता है, गोल सिरा होता है, ये गोल सिर होता है, सॉरी सिरा नहीं सिर है यहाँ पे। चेहरा जो होता है मंगोलों के जैसे बनावट हो जाती है, माथा चौड़ा और चपटा हो जाता है। जीभ और जो मुंह होती है वह जीभ मोटी होती है, खाचदार होती है? और जिसके कारण मुंह अक्सर आंशिक रूप से खुला रहता है, थोड़ा हमेशा खुला रहता है। जो हथेलियां होती चौड़ी होती हैं और एक विशिष्ट क्रीज होती हैं। और उनकी जो मानसिक स्थिति होती है वो बेटा मंद बुद्धि के होते हैं। तो उनको अगर कोई बुद्धि का अगर व्यक्ति दिखाई दिया तो बता दो भाई तुमको क्या हुआ है, डाउन सिंड्रोम रोग हुआ है, और तो आपकी तैयारी भी हो जाएगी। अगला है अभिसारी विकास को उदाहरण सहित आपको स्पष्ट कीजिए, समझाइए। ये आपके बोर्ड में आया हुआ है, यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो क्या होता है, जब अलग अलग पूर्वजों वाले जीव एक ही प्रकार के वातावरण में रहने के कारण समान अनुकूल विकसित कर लेते हैं तो इसे अभिसारी विकास कहते हैं। इसमें जीव की संरचनाएं अलग होती हैं लेकिन उनके समान कार्य होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग लिख सकते हैं तितली और पक्षी के पंख। तितली के पंख काइटिन से बने होते हैं और पक्षी के पंख हड्डी व पंखों के बने होते हैं, लेकिन दोनों का कार्य उड़ना होता है। शार्क मछली होती है और पैगविन भी एक मछली के समान होती है। दोनों की उत्पत्ति अलग अलग और दोनों तैरने में काम आती हैं। अगला बेटा वृत्ति उत्तरी प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड में 5 नंबर का आया हुआ था। अच्छा, ये सेट ध्यान दीजिएगा कौन सा है, आपको मैंने बताया ना कौन सा सेट है। देख लीजिएगा, ये जो सेट है हमारा 348 ईजी है, 2026 का जीव विज्ञान का ईजी सेट है। ठीक है ना? क्योंकि यार इतनी क्लास लेते लेते थक जाता हूँ तो इसीलिए हम आपको इस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, नहीं तो मैं डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ाता। कोई ना, आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिएगा, किसी भी प्रकार कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलेगा। सबसे बेटा पहला यहाँ पे प्रश्न है। अच्छा, यहाँ पे अथवा में करके आएगा, क्या आएगा बेटा? अथवा में करके आएगा। ठीक है ना? देखा क्या यहाँ पे, कैंसर क्या होता है, कैंसर क्या होता है और इसके कारण और निदान का आपको विस्तृत वर्णन करना है। तो बेटा कैंसर क्या होता है, कैंसर की परिभाषा देखें तो कैंसर क्या होता है, किसे कहते हैं कैंसर? तो सामान्यतः कोशिकाओं में संपर्क संनमन का गुण होता है जिससे वे अनियंत्रित नहीं बढ़ती। जब कोशिकाएं इस गुण को खो देती हैं तो अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं। तो वे कोशिकाएं एक समूह या गांठ बना लेती हैं जिसे आबुर्द यानी कि ट्यूमर कहते हैं और इसी अवस्था को कैंसर भी कहा जाता है। इसी अवस्था को क्या कहते हैं बेटा? कैंसर कहते हैं। कैंसर क्यों होता है, किसके कारण? तो कैंसर पैदा करने वाले कारकों को कार्सोजेनेंस कहते हैं। अच्छा, कैंसर निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मतलब किसके किसके द्वारा? जैसे भौतिक कारक के द्वारा कैंसर फैल सकता है, जैसे आयनीकरण विकिरण, जैसे एक्स किरणें, गामा किरणें, और गैर आयनी विकिरण जैसे पराबैंगनी किरणें डीएनए को क्षत पहुंचाकर कैंसर पैदा करती हैं। कुछ रासायनिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे तंबाकू के धुएं, मौजूद रासायनिक कार्सिनोजेंस फेफड़ों के कैंसर के मुख्य कारण होते हैं। कुछ जैविक कारक होते हैं, जैसे कुछ वायरस और कोशिकाओं में मौजूद प्रोटो ऑर्कोजीन जो सक्रिय रूप से कैंसरकारी बन जाते हैं। कैंसर का निदान क्या क्या, मतलब कैसे इसको मतलब रोका जा सकता है, बचा जा सकता है? तो पहला है बायो बायो पीसी करके, बायो पीसी भी बोल सकते हैं, ठीक ना, बायो पीसी करके। तो ये संदेहास्पद है। जो ऊतक होते हैं उनका एक टुकड़ा लेकर उसकी पतली काट बनाकर सूक्ष्मदर्शी से जांच की जाती है, उससे बचा जा सकता है। रेडियोग्राफिक द्वारा यानी कि एक्स किरणों का उपयोग करके आंतरिक अंगों की जांच करके, और सीटी स्कैन एमआरआई के द्वारा भी इसका पता लगाया जा सकता है और उससे निदान किया जा सकता है। अथवा में आपका पेपर में आया हुआ था प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, आपको सचित्र वर्णन करना है प्लाज्मोडियम के बारे में।
तो मैं कहूंगा कि आप लोग ये खुद से करेंगे, खुद से आपको वर्क करना है, होमवर्क आपको दे रहे हैं। बाकी हम जब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे ना, तो उसमें हो जाएगा कंप्लीट, आप परेशान मत होना, आप देखेंगे तो बार बार रिपीटेड है। अगला प्रश्न था आपका 8वां नंबर। अच्छा, हमेशा प्रश्नोत्तरी में दो प्रश्न आएंगे, हमेशा दो दो प्रश्न आएंगे, एक आपको अथवा में मिलेगा, मतलब कि दो रहेंगे अथवा में करके, तो जो आपको आ रहा है वही करिएगा। डीएनए उंगली छाप तकनीकी क्या होता है, विस्तार से सचित्र वर्णन कीजिए। अच्छा, चित्र बनाना था इसमें, ठीक है, चित्र नहीं बना है, एक काम करते चलिए हम नेक्स्ट में बना देंगे। तो डीएनए उंगली छाप वह तकनीकी है जिसके द्वारा डीएनए के विशिष्ट अनुक्रमों यानी कि वीएनटीआरएस की सहायता से किसी व्यक्ति की विशिष्ट पहचान की जाती है, और इसे एलेक जेफ्रिस ने विकसित किया था। इसके मुख्य चरण होते हैं। सबसे पहले हम लोग डीएनए का क्या कहते हैं, विगलन करते हैं, यानी कि आइसोलेशन कहते हैं। जैसे खून, वीर और बाल से डीएनए को अलग कर लेते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, इन डीएनए को प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा डीएनए के टुकड़ों को हम लोग काट लेते हैं। अब डीएनए अणुओं को काटने के बाद डीएनए अणुओं टुकड़ों को उनके आकार के अनुसार एगारोज जेल में हम लोग अलग कर लेते हैं। उसके बाद अलग हुए डीएनए टुकड़े को नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली पर स्थानांतरित करते हैं, और फिर रेडियोधर्मी वीएनटीआर प्रोब का उपयोग करके पूरक अनुक्रमों को जोड़ते हैं। उसके बाद एक्सरे फिल्म पर काले बैंड्स के रूप में उसे पैटर्न हम लोग प्राप्त करते हैं और पता लगाते हैं किसका डीएनए है। अगला प्रश्न आता तो हमें वो नहीं आ रहा, तो डीएनए वाला ये कर सकते थे आप। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग का एक आपको निबंध लिखना था। ये आपको अभी तो बहुत सारे सेट है, मैं करवा दूंगा, अथवा में है तो इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ, इसको आप कर लेना। बाकी मैं ये करवा दे रहा हूँ आपका, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 9वां वाला है, यहाँ पे 9वां में दो प्रश्न थे अथवा में करके, एक था पारितंत्र क्या होता है, और पारितंत्र के घटकों का आपको वर्णन करना था। चल देख लेते बेटा, पारितंत्र क्या होता है। तो किसी भौतिक क्षेत्र के सजीव यानी जैविक घटक और निर्जीव यानी कि अजैविक घटक मिलकर जब एक कार्यात्मक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, तो उसे पारितंत्र कहा जाता है। पारितंत्र के घटक दो होते हैं, जैसे अजैविक घटक होते हैं, कुछ क्या होते हैं बेटा, जैविक घटक होते हैं, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं हमारे पारितंत्र के अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं। जैसे कि अकार्बनिक पदार्थ, जल, नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि जो होते हैं अजैविक घटक में आते हैं। जैसे कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन और लिपिड। जैव जलवायु कारक जैसे तापमान, प्रकाश और वर्षा और आर्द्रता, ये सब अजैविक घटक में आते हैं। जैविक घटक में जैसे उत्पादक के रूप में बेटा स्वपेशी हरे पौधे जो सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं, और उपभोक्ता के रूप में जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, और इनमें शाकाहारी प्राथमिक, मांसाहारी द्वितीयक, तृतीयक आते हैं, ठीक है। और अपघटक में जैसे कि कवक और जीवाणु जो मृत जीवों को सड़ाकर तत्वों को मिट्टी में वापस बदल देते हैं। उसके बाद अगला यहाँ पे अथवा प्रश्न था 5 नंबर का, ढाई ढाई नंबर का। उत्पादकता क्या होता है और उपभोक्ता क्या होता है। उत्पादक वे होते हैं जो भोजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। भोजन का क्या करते हैं बेटा, निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, उत्पादक कहते हैं। जैसे कि जो सूर्य होता है, सूर्य जो होता है ये क्या करता है, प्रकाश देता है किसके, हरे पेड़ पौधों को, हरे पेड़ पौधों को प्रकाश देता है, और हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो ये हमारे उत्पादक हो गए। तो हरे पेड़ पौधे क्या है, उत्पादक हो गए। और इन्हें खाने के लिए क्या है बेटा, खरगोश, खरगोश जो हमारे हरे पेड़ पौधे खाते हैं, उसे उपभोक्ता यानी जो भोजन का सेवन करते हैं उसे उपभोक्ता। जैसे खरगोश, खरगोश जो होता है ये हमारा क्या है, उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। बस बहुत ही सिंपल था। तो आशा करते हैं आपको मजा आया होगा। हाँ, ये फर्स्ट क्लास थी, थोड़ा सा कहीं अगर इशू हुआ होगा किसी प्रकार से तो माफी चाहते हैं। और बाकी जो इसका पीडीएफ है, पीडीएफ अगर प्राप्त करना है बेटा इसका पीडीएफ, तो महाभारत बैच मैंने एक लॉन्च किया है। तो जाइए महाभारत बैच में, वहां पे नोट्स मिल जाएगा 1 शॉर्ट वीडियो के साथ, और पूरे 3 ईयर के पेपर, उतने में आपका काम हो जाएगा। और वादा करते हैं कि 90+ ही परसेंटेज आपका आएगा अगर इतना तैयार कर लेते हैं। तो महाभारत बैच जाके ज्वाइन कर लीजिए, मात्र मात्र 399 रुपए, यार ज्यादा नहीं है भाई, 399 रुपए में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, और महाभारत बैच में वीडियो प्लस पीडीएफ आपको दोनों मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। तो जाइए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप डाउनलोड कर लीजिए एसके मिशरिया और ज्वाइन कर लीजिए महाभारत बैच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग इसके बाद इसका अगला वाला सेट सॉल्व करेंगे।